हेलो फ्रेंड्स। हमारे चैनल रिसर्च टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमटेक एमए थीसिस राइटिंग किस तरीके से की जाती है, क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स का ये प्रश्न होता है कि सर हमने 3 सेमेस्टर तो निकाल लिए, अब 4th सेमेस्टर में हमें थीसिस लिखना है, तो किस तरीके के क्या स्टेप्स होने चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी थीसिस को कंप्लीट कर सकें। तो आइए आज हम देखते हैं कि क्या बेसिक स्टेप होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप कि स्टूडेंट्स को बेस पेपर सेलेक्ट करना होता है। बेस पेपर ऑलरेडी एक पब्लिश्ड रिसर्च पेपर होते हैं जो हमें किसी स्टैंडर्ड जर्नल से हमें निकालने होते हैं, डाउनलोड करने होते हैं, लाइक IEEE ट्रांजैक्शन, स्प्रिंजर, एल्सवेयर जर्नल। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम एक लेटेस्ट बेस पेपर का सिलेक्शन करें। बेस पेपर का सिलेक्शन करने के लिए ये भी हमें पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पे हम अपना थीसिस वर्क करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे हमें इंटरेस्ट रहा है। यदि आपको अभी तक नहीं पता कि आपको किस टॉपिक पे इंटरेस्ट रहा है, तो आप एक बार अपने एमटेक के फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट उठा के आप देख लें। उनमें से यदि किसी टॉपिक पे आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे ज़्यादा इंटरेस्ट का है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड हम एक पेपर सर्च करते हैं गूगल पे, IEEE डिजिटल लाइब्रेरी पे, आइदर स्प्रिंगर में या एल्सवेयर के जर्नल पे, और एक रिसेंट का हम पेपर डाउनलोड करते हैं। अब पेपर ऐसा होना चाहिए जो कि उसमें भी एक रिसर्च वर्क दिया होना चाहिए, वो एक सर्वे पेपर नहीं होना चाहिए, एक रिव्यू पेपर नहीं होना चाहिए। उसमें भी कुछ सिमुलेशन के रिजल्ट दिए हों, कुछ पैरामीटर्स पे वैल्यूज़ दी हो। ऐसा एक पेपर हम सेलेक्ट करते हैं और उसे हम कहते हैं ये हमारा बेस पेपर है। अब बेस पेपर के बाद हम कुछ और भी पेपर्स लेते हैं उसी से रिलेटेड, जिनको हम कहते हैं रेफरेंस पेपर। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमने बेस पेपर का सिलेक्शन कर लिया। इस बेस पेपर को लेकर हम कॉलेज जाते हैं अपने गाइड के पास और गाइड से डिस्कस करते हैं कि क्या ये पेपर ठीक है। यदि वह अप्रूव करते हैं तो इस पेपर को लेके हम अपना वर्क आगे स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा स्टेप है सर्वे पेपर बनाना। अब सर्वे पेपर को कुछ लोग रिव्यू पेपर भी कहते हैं। तो सर्वे पेपर कैसे बनाए जाते हैं, इसके लिए अभी हम आगे और भी वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से एक एक स्टेप को करना है, कंप्लीट करना है, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। सर्वे पेपर बनाने के लिए आपको कुछ रेफरेंस पेपर की ज़रूरत होती है। लेकिन यदि आपको एमटेक लेवल पे कोई सर्वे पेपर बनाना है तो अप्रॉक्सीमेट 20 से 30 आपको रेफरेंस पेपर लेने होंगे। उन रेफरेंस पेपर के एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन्स, इनको आप बस स्टडी करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस पेपर्स में क्या दिया हुआ है। उस पेपर के बारे में शॉर्ट में हमको एक टेबल बनाना है, एक कंपैरिजन बनाना है कि पेपर नंबर 1 में ये वर्क दिया है, ये आउटकम है, ये उसकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, पेपर नंबर 2 का ये है, 3 का ये है। तो हम एक कंपैरेटिव एक टेबल बनाएंगे। उन सारे पेपर को पढ़ने के बाद क्या रिसर्च गैप है, क्या वर्क अभी तक नहीं हुआ है, या पैरामीटर वाइज हम और अपने वर्क को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम जब पेपर में इंक्लूड करते हैं तो उसको हम सर्वे या रिव्यू पेपर कहते हैं। तो जो सेकंड स्टेप है हमारा कि हमने सर्वे या रिव्यू पेपर बना लिया, बनाने के बाद हम उसको गाइड से अप्रूव कराते हैं और अप्रूव होने के बाद उसको हम किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल जर्नल में या कॉन्फ्रेंस में पब्लिश के लिए सेंड कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है फ्लो चार्ट। अब यहाँ से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपने जब सर्वे कर लिया तो आपको एक ओवरऑल ये समझ में आ गया कि आपका रिसर्च गैप क्या है, क्या प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, तो क्या आपका प्रपोज्ड वर्क हो सकता है। तो जो भी आप मेथड फाइनल करते हैं, कॉन्सेप्ट फाइनल करते हैं, एल्गोरिथम फाइनल करते हैं, उसके हिसाब से हमें एक फ्लो चार्ट बनाना होता है। अब फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे वो हम आगे डिस्कशन करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में कि किस किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं। बेसिकली फ्लो चार्ट में आपके वर्क का फ्लो दिया होता है कि फर्स्टली हमको ये वर्क करना है, देन सेकंड हम इस वर्क को करेंगे। इस तरीके से 8 से 10 ब्लॉक का लगभग एक फ्लो चार्ट हम बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कोडिंग करना। कोडिंग वर्ड
सुन के तो लगता है कि पता नहीं बहुत भारी चीज़ है, कैसे कोडिंग होगी, क्या कोडिंग होगी, जबकि बहुत आसान सी चीज़ होती है कोडिंग भी। आपने यदि कॉन्सेप्ट अपना फाइनल कर लिया है तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम को पहले सर्च करें, उन एल्गोरिथम की आप मैथमेटिकल स्टडी करें कि किस तरीके से मैथमेटिकली इनको प्रूव किया गया है। बहुत सारे एल्गोरिथम आपने इंजीनियरिंग टाइम पे या आपके मास्टर्स के सेमेस्टर्स के टाइम में आपने पढ़ा हुआ होता है, तो आप उनको वापस से एक बार रिकॉल करें, एक बार उनको देखें कि किस तरीके से इनकी मैथमेटिकल स्टडी है। फिर आप उनके फंक्शन को सर्च करें। आपको जिस भी सॉफ्टवेयर में आपको कोडिंग करनी है उस सॉफ्टवेयर में आपको लाइब्रेरी में या फंक्शन के फॉर्म में बहुत कुछ मटेरियल आपको ऑलरेडी अवेलेबल होता है। बस आपको उनको सर्च करके एक जगह अरेंज करना होता है। अरेंज करने के बाद कुछ जो कोडिंग के बेसिक स्टेप्स होते हैं उनके हिसाब से हमको उन सारी फाइल्स को लिंक करना होता है और अपने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट जनरेट करने होते हैं। अब कोडिंग के अलावा कुछ प्रोजेक्ट में डिज़ाइनिंग भी होती है, तो डिज़ाइनिंग में भी आपको मॉडल बनाना हो, कोई सर्किट बनाना हो, या जो भी कॉन्सेप्ट है उसको आप उस सॉफ्टवेयर के ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस में जाके आप वैसा सर्किट या मॉडल आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल की बात करें कि यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में एंटीना पे जाते हैं तो एंटीना की हम जनरली डिज़ाइनिंग करते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर होता है CST सॉफ्टवेयर जिसमें हम एंटीना की डिज़ाइनिंग करते हैं। यदि हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें तो कुछ एल्गोरिथम होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है, लाइक जेनेटिक एल्गोरिथम, न्यूरल नेटवर्क एटसेट्रा, उनकी हम यहाँ पर कोडिंग करते हैं। यदि हम पाइथन की बात करें जो ज़्यादातर CSIT के स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हम कोडिंग करते हैं। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ज़्यादातर वहाँ पर मॉडलिंग डिज़ाइनिंग की जाती है। IT में भी ज़्यादातर आपके एल्गोरिथम को हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमारे एक बेसिक स्टेप होते हैं यहाँ पे कि हम किस तरीके से फ्लो चार्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए या डिज़ायर्ड रिजल्ट जनरेट करने के लिए हमें जो कोडिंग और डिज़ाइनिंग का पार्ट है वो हमें करना होता है। नेक्स्ट स्टेप है रिसर्च पेपर राइटिंग। अब आपके कोडिंग के रिजल्ट जनरेट हो गए, आपके रिजल्ट्स को आपने कैलकुलेट भी कर लिया, तो इन्हीं रिजल्ट्स का और फ्लो चार्ट का यूज़ करते हुए हमको अगेन से एक पेपर राइटिंग करनी होती है जिसको हम रिजल्ट पेपर भी कहते हैं या रिसर्च पेपर भी कहते हैं। तो जब ये हम पेपर बना लेते हैं तो अगेन हम अपने गाइड के पास जाते हैं और उनसे इस पेपर को अप्रूव कराते हैं। जो भी वो करेक्शन या सजेशन बताएंगे वो हम करते रहेंगे, चाहे सर्वे पेपर में हो या कोडिंग में हो या रिसर्च पेपर में हो। आफ्टर द अप्रूवल हम इसे भी पब्लिश करने के लिए सेंड कर देते हैं डिफरेंट जर्नल्स में या कॉन्फ्रेंस में। नेक्स्ट होता है रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है यहाँ पे, क्योंकि यही हमको सबमिट करनी होती है कॉलेज में, एक फाइल के फॉर्मेट में सबमिट करनी होती है। जैसा हम ऑलरेडी BE में जिस तरीके से फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, सिमिलरली हम एमटेक में भी ऐसा फाइनल प्रोजेक्ट एक रिपोर्ट के फॉर्म में सबमिट करते हैं। एमटेक ME लेवल पे एक कंप्लीट जो फाइल होती है लगभग 100 पेजेस के आसपास की होती है, जिसमें आपका मेन कंटेंट 50 से 60 पेजेस का होता है और रिमेनिंग जो आपके अपेंडिक्स वगैरह हैं, फ्रंट पेजेस हैं, इन सबको मिला के लगभग 100 पेजेस हो जाते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग में क्या क्या चैप्टर्स हो सकते हैं, तो एक जो मैक्सिमम एक जो पॉसिबिलिटीज़ होती है चैप्टर्स की, वहाँ पे यहाँ पे मैंने लिस्टेड किया हुआ है कि जो सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको आपके जो टॉपिक उस टॉपिक का हमें पूरा एक इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, बेसिक जो भी मेथड्स हैं उनका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन हमको यहाँ पर बताना होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द थीसिस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चैप्टर्स, मोटिवेशन ऑफ द थीसिस, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो इंट्रोडक्शन में इंक्लूड हमें करने चाहिए। सेकंड जो है लिटरेचर सर्वे। तो जब हम सर्वे पेपर बनाते हैं उस टाइम पर हम जितने भी पेपर्स को लेके स्टडी करते हैं और उनको शॉर्ट में सर्वे पेपर में डालते हैं, उन्हीं को थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन करके हमको यहाँ पर एक सेकंड चैप्टर बनाना होता है जिसे हम लिटरेचर सर्वे कहते हैं। लिटरेचर सर्वे के बाद हमको कुछ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन या आइडेंटिफिकेशन भी यहाँ लिखना होता है। देन नेक्स्ट चैप्टर फिर हम बनाते हैं टेक्निकल बैकग्राउंड। अब टेक्निकल बैकग्राउंड मीन्स आपका जो भी टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस मेथड्स हैं उन प्रीवियस मेथड्स को हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना होता है।
तो इस चैप्टर का आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, लाइक आप प्रीवियस मेथड्स भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग मेथड्स कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर मेथड्स को यदि आपने मॉडिफाई किया है तो जो उसकी ओरिजिनल मेथड है उसका आप नाम लिख के यहाँ पे दे सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ये तीसरे चैप्टर की जो हेडिंग है ये टॉपिक और थीसिस वाइज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है। देन नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा प्रपोज्ड मैथोडोलॉजी। सो प्रपोज्ड मैथोडोलॉजी में आपको प्रपोज्ड वर्क बताना होगा कि आप क्या प्रपोज्ड वर्क कर रहे हैं, देन आप किस मेथड का यूज़ करेंगे उस मेथड के बारे में, लाइक यदि आपने किसी मेथड को मॉडिफाई किया है, आपने हाइब्रिड किया है, तो उसका आपको थोड़ा मैथमेटिकल फंक्शन, उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ बताना होता है। नेक्स्ट चैप्टर होता है इम्प्लीमेंटेशन एंड रिजल्ट का। सो इम्प्लीमेंटेशन और सिमुलेशन, जो भी हमारा प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट है, एल्गोरिथम है, उसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन होने के बाद जो सिमुलेशन है उसके हम यहाँ कुछ स्क्रीनशॉट लगाते हैं, जो भी रिजल्ट जनरेट होते हैं उसके ग्राफ लगाते हैं। यदि ग्राफ जनरेट नहीं होते हैं तो जो वैल्यूज़ जनरेट होती हैं उस वैल्यूज़ को लेकर हमको ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बनाने के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स एक्सेल पे भी बना सकते हैं, एमएस एक्सेल पे, या एमएस वर्ड पे भी बना सकते हैं, पीपीटी पे बना सकते हैं। तो जो भी ग्राफ्स हमने बनाया वो ग्राफ हमको यहाँ लगाने होते हैं। देन जो रिजल्ट्स में जो भी हमारी वैल्यूज़ आई हैं उन वैल्यूज़ को हमको कैलकुलेट करना होता है कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलेस की हेल्प से, और कुछ हमको हमारे सॉफ्टवेयर से जनरेट होके मिल जाते हैं, वो सारा हमको यहाँ इंक्लूड करना होता है। नेक्स्ट इज द कंक्लूज़न। तो जो भी ओवरऑल हमने पूरी रिपोर्ट राइटिंग की है उसका एक शॉर्ट में हमको 2-3 पेजेस में कंक्लूज़न देना होता है, एंड फ्यूचर स्कोप कि फ्यूचर इसमें हम क्या कर सकते हैं ये हमको बताना होता है। सारी रिपोर्ट राइटिंग होने के बाद फिर हम प्लेगरिज्म रिपोर्ट जनरेट करते हैं। आजकल प्लेगरिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, बिकॉज बिना इसके आपकी जो थीसिस है वो सबमिट नहीं होती। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक टर्निटिन है, उरकुंड है, प्लेगरिज्म चेकर एक्स है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में टर्निटिन यूज़ होता है, कुछ IEEE कॉन्फ्रेंस, स्प्रिंजर कॉन्फ्रेंस वगैरह में टर्निटिन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में उरकुंड रिपोर्ट भी यूज़ की जाती है प्लेगरिज्म चेक करने के लिए। और यदि आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्पेशली कोई भी ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप सिंपल प्लेगरिज्म चेकर एक्सेस से आप अपनी रिपोर्ट जनरेट करके सबमिट कर सकते हैं। ये तीनों ही लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इसके लिए आपको परचेस करना होता है यदि आप पर्सनल लेवल पे यदि आप इसको चेक करना चाहें, या कॉलेज में आपके गाइड या कॉलेज में किसी न किसी के पास ही होता है। नॉर्मल लेस देन 10% रिपोर्ट एक्सपेक्ट की जाती है स्टूडेंट से, मेन जो कंटेंट होता है आपका उसकी। तो जब तक आपका प्लेगरिज्म दूर नहीं होगा तब तक आपकी रिपोर्ट कॉलेज में सबमिट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट स्टेप है फिर प्रेजेंटेशन, पीपीटी। जैसे नॉर्मली बीटेक में या अदर आपके जब भी प्रोजेक्ट के वाइवा होते हैं तो वो फेस टू फेस बैठ के क्वेश्चन आंसरिंग होती है, पर यहाँ पे जो डिज़र्टेशन या थीसिस का जो आपका फाइनल एग्ज़ाम है वो एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में होता है। प्रेजेंटेशन में ही आपके क्रॉस क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उसी की प्रिपरेशन के लिए इंटरनल प्रेजेंटेशन करवाए जाते हैं। ये 2 बार 3 बार भी हो सकते हैं। तो इंटरनल प्रेजेंटेशन के लिए आपको आपके पूरे वर्क की एक अच्छी सी आपको पीपीटी बनानी होती है, लगभग 20-30 स्लाइड्स की, जिसमें आपके इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूज़न तक के सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाएं। इसके बाद आपको एक प्रेजेंटेशन देना होता है। उसके बाद जो भी करेक्शंस आपके गाइड या जो प्रेजेंटेशन देने के लिए जो भी फैकल्टी मेंबर्स बैठे हुए हैं वो जो भी करेक्शन आपको बताते हैं वो करेक्शन आपको करके उनको अगेन से प्रेजेंटेशन देना होता है। जब वो फाइनली सेटिस्फाइड हो जाते हैं देन वो आपका एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन कराने के लिए एक्सटर्नल वाइवा कंडक्ट करते हैं। एक्सटर्नल वाइवा मोस्टली 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक होता है एमटेक लेवल पे। आगे आने वाली वीडियोस में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमको प्रेजेंटेशन देना है, एक्सटर्नल वाइवा फेस करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो दोस्तों ये था एक एमटेक लेवल पे थीसिस के बेसिक क्या स्टेप्स होते हैं। तो यदि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हों, अच्छी लगी हुई हों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ताकि आपको आने वाले वीडियोस आपको टाइमली आप देख सकें और आप अपनी एमटेक की जो थीसिस है उसमें आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो। हमारा भी थीसिस के लिए एक हेल्प सेंटर है,
आप चाहें तो हमें ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, आईटी ब्रांचेस में एमटेक, एमए थीसिस के लिए हम हेल्प करते हैं। कोडिंग वगैरह हम करके देते हैं, रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। कंप्लीट आपका हम थीसिस वर्क हम आपको प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको बेस पेपर की रिक्वायरमेंट हो किसी भी टॉपिक पे, उस पे एक शॉर्ट सिनॉप्सिस, समरी, या जैसे हम बोलें कि प्रपोज्ड प्लान की यदि आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये प्रोवाइड कर देंगे। और यदि आप अपनी थीसिस खुद से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोडिंग कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें भी हम आपको फ्रीली प्रोवाइड करा देंगे। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।